ओके, सो मिस्टर अबीद अली सेक्टर एनालिसिस उसके ऊपर अभी फोकस किया है। लास्ट 10 to 15 डेज करीब है वो प्रिपरेशन हुआ है। सो लेट्स सी अभी क्या क्या प्रिपेयर किया है सेक्टर एनालिसिस के ऊपर, जो आगे जाके आप फंडामेंटली आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, कंटिन्यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड मेरा नाम आबिद अली है एंड मैं ADFM स्टूडेंट हूँ एंड मैं पिछले साल में बताया 10-15 दिन से सेक्टर एनालिसिस पे तैयारी कर रहा था, मतलब रिसर्च कर रहा था। सो जो मैं आज प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ बेसिकली सेक्टर एनालिसिस है एंड आज इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि हमको सेक्टर के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए एंड उसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिट हो सकती है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन। सो बेसिकली जो आज हम जिन सेक्टर पे डिस्कस करेंगे वो 3 सेक्टर हो गए। सो जिसमें से पहला सेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी, ओके, एंड दूसरा सेक्टर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीमेंट एंड जो थर्ड सेक्टर है वो बेसिकली केमिकल है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन होता है सबके माइंड में कि कोई भी चीज़ हम करेंगे, सपोज हम अगर खाना भी खाते हैं तो क्यों खाते हैं, उसका एक रीज़न है कि भाई हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए खाना खाना पड़ता है, नीड है हमारी। ठीक है, तो सिमिलर कि हम अगर सेक्टर पढ़ें तो क्यों पढ़ें, तो उसके पीछे एक रीज़न है कि बेसिकली क्या होता है कि जब 2020 कोरोना था उस टाइम पे हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि जो पूरा मार्केट था, स्टॉक मार्केट, वो डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, एंड उस टाइम में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, कुछ सेक्टर्स थे, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गए, फार्मास्यूटिकल के कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक थे जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सब हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहे थे जो कि पॉजिटिव में थे। ठीक है, तो होता क्या है कि हम पर्टिकुलर जैसे आज कोई न्यूज़ आती है गवर्नमेंट की ओर से या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे स्टॉक मार्केट में इफेक्ट होता है, लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर होते हैं जिसमें उसकी इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि हमें जैसे बताया डिलीवरी के लिए या फिर आप इंट्राडे करते हैं, ठीक है, स्विंग करते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ आपके लिए बहुत काम की है। बेसिकली ना ये एक होमवर्क टाइप है, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले एक होमवर्क करके जाते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन से पूछ सकते हैं। सेम चीज़ है कि हम पहले से प्रिपेयर करके बैठे कि क्या होगा अगर मान के चलो कल RBI की कोई न्यूज़ आई तो उससे बैंकिंग सेक्टर पे क्या इफेक्ट होगा। सो ऐसे ही है जिसकी वजह से हमें सेक्टर को पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने पहला सेक्टर बायोटेक्नोलॉजी से। सो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी जिसमें लिखा है कि जो इंडिया है वो टॉप 12 बायोटेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, एंड जो थर्ड लार्जेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन, मतलब जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसका ये तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। ठीक है, एंड ये नियरली 3% के अराउंड जो ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसको वो रखता है, एक्वायर रखता है। ठीक है, एंड आगे आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब ये रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है क्या, तो बेसिकली ये एक वैक्सीन है जो HIV और कैंसर दोनों पे वर्क करती है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली इसका ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है BT कॉटन। BT कॉटन मीन्स जैसे कॉटन की मतलब फसल होती है, तो होता क्या चीज़ है कि जब फसल लगती है तो उसमें जैसे कीड़े वगैरह लगते हैं तो जो फसल होती है वो वेस्ट होती है, बर्बाद होती है। तो बेसिकली जब हम BT कॉटन का जब हम करते हैं, छिड़काव किया जाता है, तो उस टाइम पे कीड़ों की वजह से जो हमारी फसल है वो फसल वेस्ट नहीं होती। ठीक है, जो फसल है वो हमारी फसल वेस्ट नहीं होती एंड वो हमारा जो फसल है वो इतना वेस्ट नहीं होता जिससे हमें इतना नुकसान नहीं होता। तो इसके लिए ये BT कॉटन होता है। ठीक है, और वो इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज है, द कंट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग सप्लायर ऑफ DPT, BCG एंड मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, तो DPT बेसिकली होता है डिप्थीरिया, परशुसिस एंड टेटनस। इसका एक दोबारा शेयर कर दो। तो जो DPT है बेसिकली डिप्थीरिया, परशुसिस एंड टेटनस करके होता है वैक्सीन।
सो ये जो इंडिया है इसमें लीड है सप्लायर में, ठीक है। और BCG बेसिकली बेल्सियस कैलमेट यूरिन करके है, ठीक है। एंड ये जो ट्यूबरक्लोसिस होती है इसके लिए ये यूज होती है। एंड जो मिजल्स होते हैं वो स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसके लिए ये यूज होती है, ठीक है। और इन सब का वो WHO को 70% कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। एंड इंडिया वाज one of the first country to establish a biotechnology department। देखो इंडिया पहले ऐसी कंट्री है जिसका खुद का बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। जैसे हर देश में होता है, डिफेंस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल होता है, तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। सिमिलर इंडिया अपना बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। मतलब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आती है कि इंडिया चाहता है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर आगे बढ़े और वो उस पर वर्क करना चाहता है। ये हमें एक चीज़ समझ में आती है जिससे एक हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, मार्केट का ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे जो स्टॉक है वो बेसिकली स्टॉक के जो प्राइसेस है उसमें हमें आगे चल के हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है जिससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि कोई चीज़ को गवर्नमेंट का सपोर्ट है एंड गवर्नमेंट उसके लिए स्पेसिफाई एक डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रही है। और ये इंडिया एक फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसका खुद का एक डिपार्टमेंट है। ओके, सो पिछले 8 साल के अंदर इंडिया बेसिकली $10 बिलियन से $80 बिलियन का ग्रोथ लिया है बायो इकोनॉमिक इंडस्ट्री के अंदर। सो ये बता रहा है ये लाइन जो है। एंड यहाँ पे लिखा है कि इंडिया जो है वो 760 कोर बायोटेक कंपनी, 100 बायोटेक इंक्यूबेटर्स एंड 5,300 से भी ज़्यादा बायोटेक स्टार्टअप्स है एंड विच आर एस्टिमेटेड टू रीच 10,000 बाय 2025। मतलब 2025 तक इंडिया के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्टअप हो सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट दुगना ग्रोथ है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट दुगना ग्रोथ है। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आने वाले देखो 2023 चल रहा है, 2023 और 2025 ऑलमोस्ट 2.5 साल बाकी है, ठीक है। 2-2.5 साल बाकी है। तो 2-2.5 साल के अंदर जो अभी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है वो ऑलमोस्ट दुगना होने वाला है, मल्टीपल होने वाला है। मतलब अगर हमारा इन्वेस्टमेंट सही कंपनी में सही जगह पे है, ठीक है, तो हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट भी अगले 2-2.5 साल के अंदर दुगना हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है? ओके, सो यहाँ पे राइजिंग डिमांड फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट लाइक एलोवेरा जेल एक्सेट्रा वगैरह। तो होता क्या चीज़ है कि आज के डेट में एक ट्रेंड है। ट्रेंड किस चीज़ का है? नेचुरल चीज़। मतलब लोग आज के डेट में वो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं जो जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे एलोवेरा जेल हो गया, लेकिन पहले ये कोई नहीं जानता था। आज से 2-2.5 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज के डेट में बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। एंड वो आज वो सस्ती महंगी चीज़ नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं कि भाई क्या साइड इफेक्ट नहीं दे रही क्या। तो ये चीज़ है। और लोगों का जो ट्रेंड है वो बेसिकली अब नेचर की तरफ बढ़ा है, तो ये भी एक बेनिफिशियल चीज़ है हमारे लिए। अब हमारे पास जो एडवांटेज है कि क्या एडवांटेज है जिससे कि हमें फ़ायदा हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। तो उसमें सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है हमारे पास 50% जो है वो अंडर एज ऑफ 25 एंड स्किल्ड वर्कफोर्स है, ठीक है। 130 करोड़ का जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से अराउंड 65 करोड़ ऐसे यंग है जो बहुत स्किल्ड है एंड साथ ही साथ वो अंडर 25 है। सो ये बेसिकली हमारे लिए प्लस पॉइंट है। एंड 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फॉर फार्मास्यूटिकल। जो गवर्नमेंट है उसने 100% परमिशन दी है किस चीज़ के लिए? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फार्मास्यूटिकल। अब ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फार्मास्यूटिकल क्या है? तो बेसिकली क्या होता है कि कोई फॉरेन में कोई पर्सन है जिसको इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो वो सारी फैसिलिटीज जैसे उसका कंपनी बनाना, उसकी सप्लाई चेन और सारी चीज़ वो खुद करता है, ठीक है। वो सारा पैसा उसका होता है और वो सारी चीज़ें इंडिया के अंदर बिल्ड करता है। इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट फॉर फार्मास्यूटिकल। क्लियर? नेक्स्ट चीज है कि 74% इज परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट एंड 100% अंडर गवर्नमेंट रूट इज परमिटेड फॉर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सो ये बेसिकली ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ये क्या चीज है कि बनी बनाई कंपनी है, बस आप उसको एक्वायर कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो FDI है वो 74% परमिट है, ठीक है। अगर
जैसे मैं आपको बताया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फॉर फार्मास्यूटिकल के बारे में, तो इसमें क्या है कि अगर फॉरेन का पर्सन है जिसको इन्वेस्ट करना है तो अपना 100% पैसा लगा सकता है, लेकिन अगर वो बनी बनाई कंपनी में लगाना चाहता है या एक्वायर करना चाहता है तो वो 74% तक ही लगा सकता है। ये चीज इसमें डिस्कस की है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूल इज अलाउड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। सो मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, परमिट है, ठीक है। तो ये चीज है जो ग्रीनफील्ड और मेडिकल के लिए। और बेसिकली एक चीज मैं जब रिसर्च कर रहा था मुझे एक चीज पता चली है कि जो फॉरेन है और अभी जो मतलब इकोनॉमी है बेसिकली इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है, बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट एंड इंडिया एक अफोर्डेबल मार्केट, और उनको एक बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। सो बेसिकली अब चूज कर रहे हैं इंडिया को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये जो ग्राफ है बेसिकली ये हमारा वैल्यूएशन का है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वैल्यूएशन का है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2025 तक ये 150 बिलियन US$ का वैल्यूएशन हो सकता है। आज के डेट में 2023 में ये 85 है, ऑलमोस्ट 65 बिलियन US$ जितना वैल्यूएशन इसका बढ़ेगा। और जो इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो नियरली 16.4% है। सो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। एंड ये जो है इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री का जो रिवेन्यू है 2021 का ये डाटा है, इसके हिसाब से 12 बिलियन US$ है। और जो आज के डेट में इंडिया के अंदर बायोटेक में जो वर्कफोर्स है, जो काम करते लोग हैं, उनकी संख्या अराउंड 1 मिलियन है। एंड 5300 से भी ज़्यादा कंपनीज है, स्टार्टअप्स है। एंड हर साल 15,500 से भी ज़्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं इस फील्ड के अंदर और काम के लिए आते हैं। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बायो फार्मा है, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्री एंड बायो IT, ठीक है। बायो फार्मा वी ऑल नो फार्मास्यूटिकल, एंड जो बायो सर्विस है बेसिकली ये क्लिनिकल रिसर्च प्रोवाइड करता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, अच्छी जो नेक्स्ट आगे हेल्थ होगी उस पर अच्छी हेल्थ बेस्ड बनाने के लिए आप रिसर्च कर सकते हो, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड जो बायो एग्रीकल्चर है, ऑल यू नो एग्रीकल्चर, एंड जो बायो इंडस्ट्रियल है जैसे केमिकल्स होते हैं या फिर पॉलीमर होते हैं या फिर फ्यूल होते हैं, बायोफ्यूल्स वगैरह, ठीक है। वो जो उसमें होता है उसको बायो इंडस्ट्रियल बोलते हैं। एंड बायो IT जैसे आज के डेट में एक नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सर्जरी, शायद आप लोगों ने सुना हो, पता नहीं, एक होता है रोबोटिक सर्जरी। सो ये चीज़ है कि IT सेक्टर भी अब धीरे धीरे बायो में आ रहा है, और ये बहुत प्लस पॉइंट है कि IT अब बायो में आ रहा है, तो ये नेक्स्ट बूम हो सकता है, ठीक है। ओके, सो ये मैंने थोड़ा सा डीप में दिया है, ये जो मैं 5 बताया, 5 टाइप, इसके बारे में थोड़ा सा डीप में है, तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो एंड समझ सकते हो। एंड जो इस सेक्टर में जो बेस्ट प्लेयर है जो वर्क कर रहे हैं, जिसमें से आप यहाँ पे दिख रहे हैं बायोकॉन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेनेका बायोटेक लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड, वॉकहार्ड्ट, जुबिलियंट लाइफ सर्विस कोऑपरेटिव, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड, इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, भारत बायोटेक, ये सारी है जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं। सामने लिखा भी हुआ है कि कौन कौन क्या चीज़ बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। सो मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि 2020 में कोरोना में टोटल जो स्टॉक मार्केट था वो बियरिश ट्रेंड में था, ठीक है, मतलब बहुत ही लो जा रहा था। लेकिन उस टाइम में भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत पॉजिटिव था, और जिन जिन लोगों ने उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल में पैसे इन्वेस्ट किए थे, स्विंग में या इंटर में या फिर डिलीवरी में, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया था। तो ये फायदा बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना होमवर्क, तो होता क्या है, जैसे अगर आपको पता है कि भाई डॉक्टर रेड्डीज लैब बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करती है और उसी टाइम पे अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हमको पता चलता है कि ये चीज़ हमें इसके जो स्टॉक प्राइसेस है वो कल राइज हो गए। तो अगर हमारे पास होमवर्क तैयार है, हमको पता है कौन से कंपनी कौन से सेक्टर में, तो हम प्रॉफिट ले सकते हैं। हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी जैसे सबको पता है अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, बट अपॉर्चुनिटी अगर चाहिए तो उससे पहले आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो बस इसीलिए सेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया FDI वगैरह के बारे में, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में,
सो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसको सपोर्ट कर ही रहे हैं, उसने अपना बायोटेक डिपार्टमेंट भी ओपन किया, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है इसका भी इंटरेस्ट बहुत अच्छा है इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ये जो सारे स्टेट है उनकी खुद की पॉलिसीज है बायोटेक सेक्टर के लिए, और वो खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इस जो बायोटेक सेक्टर है वो आगे चल के बूम हो और उनसे स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा खासा रिवेन्यू हो। ठीक है, तो ये भी देखो यहाँ पे एक है कि अगर गवर्नमेंट कहीं किसी चीज में इन्वॉल्व होती है तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और अगर पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा तो लोगों का इन्वेस्टमेंट भी उस दिशा में बढ़ेगा, तो अगर उस दिशा में पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो हमारा भी प्रॉफिट है, और हमें भी अगले 2-2.5 साल के अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा हम रिटर्न ले सकते हैं। अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के, उसके सारे जो पास्ट हिस्ट्री है पढ़ के अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हम भी अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स मार्केट इन इंडिया एंड दूसरी चीज़ है मेडिकल डिवाइस मार्केट इन इंडिया। सो बेसिकली ये जो आप नीचे देख रहे हो मेडिकल डिवाइस मार्केट इन इंडिया, तो 2025 तक ये अराउंड $15 बिलियन का मार्केट होने जा रहा है, और इसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो अराउंड 37% है। मतलब आज 2023 के हिसाब से अगर इसका हाफ भी हो चुका होगा, हम एग्जांपल लेते हैं, तो अभी भी हाफ बाकी है जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। जैसे आज एक गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ऊपर जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स मार्केट, तो ये भी आप देखिए कि जो इसका एनुअल ग्रोथ रेट है वो भी 8.8% से हर साल ये कंसिस्टेंट ग्रोथ ले रहा है। आप देखिए हर कहीं पे भी ये डाउनफॉल नहीं है, कंसिस्टेंट इसका ग्रोथ रेट है। ठीक है, और 2025 तक इसका टारगेट है $3.2 बिलियन का मार्केट का। ठीक है, बाकी इसके पास में आपको डिटेल में कुछ पॉइंट्स दिए जाए तो आप पढ़ सकते हो, बहुत मतलब काम की चीज़ है ये, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो सेक्टर जिस पे बात करेंगे वो है सीमेंट। अब इस पर हम स्टार्ट करें उससे पहले एक नॉर्मल चीज़ है कि आज के डेट में सीमेंट एक बेसिक नीड है। कुछ भी चीज़ बनाओ, जैसे आज पीछे अभी मेट्रो का जो काम हो रहा है उसमें भी सीमेंट है, हमारे घर में भी सीमेंट है, हम जहाँ पे बैठे हैं सब जगह पे सीमेंट है। ठीक है, तो आज बेसिकली सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आगे इसकी डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बिल्ड हो रहा है। ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सीमेंट भी जो उसकी आगे फ्यूचर में जो डिमांड होगी वो बढ़ती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर। ठीक है, यही चीज काफी है कि भाई इंडिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सीमेंट का। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिससे हमको एक पता चलता है कि आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ है इसकी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एट प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सीमेंट इन इंडिया इज 570 MTPA मिलियन टन पर एनम विद अ प्रोडक्शन ऑफ 298 मिलियन टन पर एनम। मतलब आज जो प्रोडक्शन है वो 291 मिलियन टन होता है हर साल, एंड जो इंडिया के पास इंस्टॉल कैपेसिटी है सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए वो है 570 मिलियन टन पर एनम। ओके, और 2012 से लेकर 2023 के बीच जो इंस्टॉल है कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो 61% से ग्रोथ की है। 353 मिलियन टन से 570 मिलियन टन की अब कैपेसिटी हुई है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इंडिया 2022 के अंदर जो प्रोडक्शन था वो 356 मिलियन टन था, एंड जो 8% ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी इन 2022, मतलब पूरे वर्ल्ड का 8% हिस्सा जो प्रोडक्शन का है वो ओनली इंडिया करता है। यहाँ पे जो सीमेंट सेक्टर है ये इसके अंदर एक चीज हमारे पास बेनिफिशियल आती है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। बेसिकली ये क्या चीज़ है कि गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको स्मूथ बनाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी करना चाहती है, जिसके लिए आगे फ्यूचर में सीमेंट की डिमांड बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रोड वगैरह बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो सीमेंट चाहिए हर चीज़ में। और गवर्नमेंट ने इसके लिए अपने बजट में कुछ अमाउंट भी अलोकेट किया है
सो वो आप चाहो तो आप इसके बारे में डीप में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में आप पढ़ सकते हो। ये 2021 के अक्टूबर में नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। एंड दूसरी चीज है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो अल्ट्राटेक सीमेंट के चेयरमैन है मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी अफोर्डेबल हाउस स्कीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पे वर्क कर रही है। मतलब जिसके पास नहीं है रहने के लिए घर, तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव ले रही है कि उनको हेल्प करे, उनको कुछ 50% या फिर कुछ भी उनके सपोर्ट करे। और प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे एक नाम दिया गया है, ठीक है। और इसके तहत आज ये वर्क हो रहा है बेसिकली, एंड ये आगे चल के ये भी सीमेंट जो डिमांड है उसको पुश करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। ओके, सो इंडिया ओवरऑल सीमेंट प्रोडक्शन है जो 294 मिलियन टन है 2021 में, और 329 मिलियन टन था 2020 में, ठीक है। तो ये थोड़ा डाटा है। और यहाँ पे आप ये जो पाई दिख रहा है इसको बेसिकली पाई बोलते हैं। तो इसमें आप देखो यहाँ पर ना सबके बारे में लिखा है कि किसका कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो अल्ट्राटेक का जैसे 31% शेयर है, एंड अंबुजा 21%, एसीसी 12%, श्री सीमेंट 10%, डालमिया 8%, बिरला 5%, इंडियन सीमेंट 5%, एंड द रामको 4% एंड अदर में 4%। मतलब यहाँ से क्या होता है कि हमें अगर किसी सीमेंट के जो बेसिकली जो सीमेंट में डील करके उस कंपनी में, जैसे लेट्स सपोज अल्ट्राटेक में अगर हमने इन्वेस्ट करना है, हमारा जो कैपिटल है, तो हम बेसिकली हमको यहाँ से नहीं मिलता है कि भाई इसका सबसे पहले तो ना ये अल्ट्राटेक 31% का शेयर रखती है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है सीमेंट का इंडिया के लिए। एंड अब दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ से अगर वो सही है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे जैसे सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी आगे फ्यूचर में, इन कंपनियों के स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे, तो साथ ही साथ अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आगे चल के बढ़ सकता है। अभी ये बेसिकली एक पाई चार्ट है जो आपके लिए काम की चीज है, जहाँ से आपको एक पता चल सकता है कि कौन इसका हिस्सा कितना है, ठीक है। ओके, सो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का कुछ डाटा है, फिगर है। सो इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है 2022-23 में जो उसने एक्सपोर्ट किया वो अराउंड 416 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, और सामने जो इंपोर्ट किया था वो 100.31 बिलियन डॉलर सीमेंट इंपोर्ट किया गया। तो मतलब अभी बेसिकली ये इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ज़्यादा सीमेंट। सो जैसे आप सबको पता है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो गवर्नमेंट अब सब चीज़ें चाहती है कि खुद अपने देश में सारी चीज़ें जो हमारे देश की जो बेसिक डिमांड है, नीड है, वो ओनली हमारा देश उसको फुलफिल करे। तो ऑब्वियसली आगे जैसे एक लाइन थी कि आगे चल के फ्यूचर में जो सीमेंट जो अभी इंस्टॉल कैपेसिटी 570 मिलियन टन है, तो ये भी बढ़ेगी आगे चल के। ऑब्वियसली तो सीमेंट प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस भी बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक है रियल स्टेट के लिए कि रियल स्टेट जो मार्केट है वो इंडिया एक्सपेक्टेड टू रीच 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2023। आज 2023 के अंदर जो रियल एस्टेट मार्केट है वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। और हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लोग पैसा भर भर के लगाते हैं। एक बेसिक एक चीज़ है कि जो हमारे अर्थ की जो लैंड है ना वो दिन ब दिन कम हो रहा है, और रियल एस्टेट के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। हम आप जब आते हैं घर से हम देखते बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो क्या होता है कि रियल एस्टेट में आगे मतलब आज 2023 के हिसाब से 1 ट्रिलियन डॉलर की जब रियल एस्टेट मार्केट है, तो ऑब्वियसली 2-3 साल के अंदर ये बहुत बूमिंग करेगा। तो रियल एस्टेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसमें सीमेंट तो चाहिए, और सीमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली हमारा फायदा है ही। अगर हमने अगर अच्छी कंपनी में जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे हैं उसमें हमने इन्वेस्ट किया तो हमारा फायदा तो है ही, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ है, आप चाहो तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ सकते हो, ये आपके बेनिफिट हो सकते हैं इससे आपको पढ़, ठीक है। ओके, सो जो स्टॉक है जो इसमें डील करते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मैं स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ उसके बारे में आप खुद रिसर्च करो और खुद उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, एंड
उसके बारे में उसकी हिस्ट्री, जो पास्ट हिस्ट्री है वो आप चेक करें, और जब आपको लगता है कि हाँ सही है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इन्वेस्ट करें। नो डाउट ये आपको अच्छा खासा फ्यूचर में रिटर्न देगा, लेकिन जो उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और हिस्ट्री है उसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। सो जो बेसिकली जो स्टॉक है उसमें सबसे पहला स्टॉक है रामको सीमेंट, एंड दूसरा एसीसी सीमेंट है, तीसरा पेन्ना सीमेंट, फोर्थ है जो हिडेलबर्ग सीमेंट, अल्ट्राटेक, डालमिया, JSW सीमेंट, श्री सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट। ये ऐसे स्टॉक है जो इस सीमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। सो आप इनके पढ़ सकते हो, और अगर आपको सही लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो जो हमारा लास्ट एंड थर्ड सेक्टर है दैट इज केमिकल। सो यहाँ पे जो इंडिया है वो थर्ड लास्ट कंज्यूमर है पॉलीमर्स का, एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रोकेमिकल्स का। जो एग्रीकल्चर के लिए जो केमिकल यूज होता है उसके लिए वो इंडिया चौथा सबसे बड़ा है जो प्रोड्यूस करता है, एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केमिकल्स का, ठीक है। एंड द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री मेक्स अप 3.4% ऑफ द ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री। सो बेसिकली जो ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री है उसका 3.4% जो हिस्सा है वो इंडिया मतलब कवर करता है, जो भी है, ठीक है, वो इंडिया के पास है प्रोडक्शन का और सप्लाई वगैरह का, ठीक है। एंड जो 2022 के हिसाब से अभी जो केमिकल सेक्टर है वो बेसिकली $220 बिलियन का है, एंड एक्सपेक्टेशन है कि आगे फ्यूचर में 2025 में ये जो केमिकल सेक्टर है अराउंड $300 बिलियन का होगा, एंड 2040 तक ये $1 ट्रिलियन का हो सकता है, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है। और ऑब्वियसली अगर इसका कुछ थोड़ा भी हो गया, लेट्स सपोज अगर 1 ट्रिलियन भी ना हो गया, कुछ हाफ भी हो गया या फिर उससे कम और ज़्यादा हो गया, 600 ट्रिलियन भी हो गया, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल चीज़ है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। और बेसिकली जो हम बैंक में FD वगैरह करवाते हैं उससे तो हमें अच्छा खासा ही मिलेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो 2030 है, 2030 में एक ऐसा डाटा है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो $383 बिलियन की GDP कवर करेगी 2030 तक, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दो चार्ट दिख रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री मार्केट साइज एंड केमिकल इंडस्ट्री रेवेन्यू शेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021। सो आप देखो यहाँ पे जो इंडस्ट्री मार्केट साइज है बेसिकली जैसे ये एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 19 में वो 178 था, फिर 194, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ ले रही है, ठीक है। मतलब ये क्या यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई स्टॉक में पैसा लगाओगे या फिर इस सेक्टर में आप अगर कोई इन्वेस्ट करते हो तो अगले साल वो डाउन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक जब लॉकडाउन था ना, कोरोना का जब था, ठीक है, पूरी मतलब मार्केट बंद था, दैट टाइम में भी इसने अच्छा ग्रोथ लिया है, ठीक है। 194 से 212 पर एंड वहाँ से 232 पर इसने अच्छा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ लिया है, एंड 2025 तक इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो अराउंड $304 बिलियन का ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बाकी नीचे जो ग्राफ है केमिकल इंडस्ट्री रेवेन्यू शेयर, सो बेसिकली ये है कि स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड जो दूसरे एंटरप्राइजेज है वो कितना इसमें शेयर रखते हैं उसके हिसाब से है, ठीक है। तो वो अब हम जब उसके मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड जब चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये काम आता है कि भाई कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप या स्मॉल कैप है, तो वहाँ से हमें छोटे से हेल्प मिल जाते हैं। ओके, सो जो केमिकल मार्केट है वो बेसिकली 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बल्क केमिकल्स जो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होते हैं, दूसरी चीज़ें पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर्स जो पेट्रोलियम होते हैं, फ्यूल और नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ठीक है। थर्ड थिंग है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होती है कि जैसे अपने मतलब फसल वगैरह रहती है तो फसल में जो यूज होता है, ठीक है, तो उसके लिए फर्टिलाइजर वगैरह, ठीक है। फोर्थ थिंग है स्पेशलिटी केमिकल्स, मतलब कोई स्पेशल केमिकल होते हैं, जैसे कोई रिसर्च के लिए या फिर कुछ भी उसके लिए जो स्पेशल केमिकल होते हैं वो एक होता है। फिर अगला है एग्रो केमिकल, ठीक है। ऐसे 5 प्रकार है जो मिलके एक केमिकल मार्केट बनाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक अगेन एक पाए है जिसमें बताया गया है कि भाई इंडिया की जो एग्रोकेमिकल सेगमेंट है वो जो इंसेक्टिसाइड्स है या फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड या बायो पेस्टिसाइड्स है वो कितना शेयर रखते हैं, इसके बारे में ये है। तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि हमको ये पता होता है ना कि जैसे जो इंसेक्टिसाइड है
36.3% शेयर रखता है। तो वहाँ से हमको एक रफली आइडिया आता है कि भाई जो इसकी मतलब कंपनियां होगी वो मतलब जो बना रही है वो कितना कंज्यूमिंग है वगैरह वगैरह। तो एक छोटा सा ना हमें एक रफली आइडिया आता है जहाँ से हमें एक कंपनी मतलब जो फाइंड करना है सेक्टर में जो फाइंड करते हैं एंड जब पढ़ के हमको एक अच्छा मतलब मिल जाती है। ठीक है, ओके, ये कुछ है कि उसकी ग्रोथ क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट है कि भाई जो यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट है कि एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये दुआर हो रही है। एंड देखो इसको पॉलिसी सपोर्ट भी है कि 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन केमिकल सेक्टर एक्सपेक्ट हैजार्डस केमिकल मतलब जो डेंजर होते हैं। तो उसके अलावा बाकी सभी में 100% एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और उसका जो इन्वेस्टमेंट है ये भी यहाँ पे पास में लिखा हुआ है कि जैसे जो PIR है और फॉर पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के लिए, सो वो भी ग्रोथ ले रहा है। एंड यहाँ पे आप लास्ट में लिखा है इंक्रीजिंग इन एफडीआई इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली जो फॉरेनर है उनका मैंने आपको पहले बताया इंडियन पे थोड़ा ट्रस्ट बढ़ रहा है, जो इंडियन कंज्यूमर मार्केट है, इंडियन मार्केट है, तो उस पर एक छोटा एक ट्रस्ट बढ़ रहा है जिससे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है उनके लिए सबसे जो प्राइम फोकस जो इन्वेस्टिंग का है वो इंडिया दिखता है। ठीक है, तो ये एक जानने की एक नॉर्मल चीज़ है जाननी चाहिए। ठीक है, अब इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है, सो ये जो 2030 है इंडिया लाइकली टू हैव नियरली 80% ऑफ द हाउस होल्ड इन द मिडिल इनकम ग्रुप। सो 2030 तक इंडिया के जो 80% मतलब घर है वो मिडिल क्लास इनकम में आएंगे। अब देखो एक सिंपल हमारे इंडियन के अंदर एक चीज है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, हमने ये चीज देखी है। ठीक है, सो जब आप सोचो हम समझिए कि अगर 80% मिडिल इनकम ग्रुप आता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा कि जो डिमांड होगी पर्सनल केयर की एंड एग्रोकेमिकल फूड पेंट कोटिंग वगैरह की, तो ये डिमांड में मतलब जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो केमिकल सेक्टर है उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेसिक है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो ये चीज है कि जो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि अगले 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि 80% से ज्यादा लोग मतलब मिडिल इनकम ग्रुप में आ जाए। ओके, 100% एफडीआई इन द केमिकल सेक्टर। जैसे यहाँ पे आप देखें जो BASF है या डू केमिकल्स बियर है, ये सब लोग केमिकल सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि जो केमिकल मार्केट है, ठीक है, ये बूस्ट करे, क्योंकि केमिकल मार्केट जो है बेसिकली इंडिया में जैसे मैंने बताया घर घर में आज सबको चाहिए जैसे केमिकल जैसे फूड, जैसे मैंने बताया फूड पेंट वगैरह। ठीक है, तो इंडिया के अंदर पर्सनल केयर में सबको आज चाहिए कि भाई उनके घर में बहुत ही अच्छी केमिकल हो। ठीक है, सो ये चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे कुछ कंपनीज है, अगेन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता बट आपको मैं खाली बता रहा हूँ कि ये कंपनी है जो इसमें डील करती है, जिसमें इंडियन कंपनी में जैसे पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड है या टाटा केमिकल लिमिटेड है, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड है गुजरात है, एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड है या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। और इंटरनेशनल कंपनीज भी है जिसमें BASF इंडिया लिमिटेड या EI डू पॉइंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मित्सुबिशी केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सैबिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड एक्सॉन मोबाइल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनियां हैं बेसिकली इन सेक्टर में डील करती है। सो आप चाहो तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने दो चीज़ें कंपल्सरी चेक करनी है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से। फर्स्ट है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेकंड थिंग उसकी हिस्ट्री की उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो या फ्रॉड ना या कुछ ऐसा ना हो। ठीक है, सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी, जो फंडामेंटल बेसिकली जो एनालिसिस करता है वो करना है। ठीक है, बट ये चीज़ है कि अगर आपको पता है, ठीक है, कि ये जो यहाँ पे पीडीलाइट जैसे मैंने बताया कि पीडीलाइट जो है केमिकल सेक्टर में, आप कल को गवर्नमेंट ने कुछ केमिकल सेक्टर में बोला कि भाई हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई बोला कि हम केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा या फिर इन्हीं कंपनियों के जो स्टॉक के प्राइसेस है वो ग्रोथ करेंगे। और उस टाइम पे अगर आपने सेक्टर एनालिसिस पढ़ा है,
आपको पता है कि कौन सी कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, तो उस टाइम पे आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर सबको, एनीवन डाउट? ओके, सो थैंक यू NIFM स्मार्ट दिशा, बिकॉज आज मेरे को एक चांस मिला प्रेजेंटेशन देने का। मैं जब 2 वीक से 14-15 दिन से जब मैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पहली बार खुद पता चली, और मैं बहुत लकी हूँ कि आज जो मैंने ये एक्टिविटी की, इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्ट हुआ है। एंड उसके लिए मैं NIFM एंड सर आपका बहुत धन्यवाद हूँ, थैंक यू सर कि आपने मेरे को ये मौका दिया, चांस दिया। एंड आप सभी का भी थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना एंड आपने अपना कीमती टाइम एंड आपने अपना अटेंशन दिया, इसके लिए थैंक यू। बाकी मैंने अपना 100% दिया है, मैं ट्राई किया है कि मैं अपना 100% आपको दूँ, एंड थैंक यू सो मच। चलो तो थैंक्स अभित, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाना और डिलीवरी करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये डाटा तो सभी लोगों को मिल जाएगा, सबके पास डाटा रहता है, बट उसको कलेक्ट करना और अच्छी तरह, देखो कितने बार हमने एडिट किया, बहुत सारी चीज़ें दिया, दिस इज प्रोसेस। फिर उसके बाद उसको बना के फिर प्रेजेंट करना मज़ेदार तरीका, दैट इज़ गुड, ठीक है। सो वंस अगेन बिग क्लैप टू इट।